हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर का सेशन। ठीक है। तो बेसिकली हम ये करंट अफेयर जो है वो दिसंबर के मंथ का जो है वो करने जा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हम करंट अफेयर जो करेंगे उसमें क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। मैं डेली बेसिस में करंट अफेयर तो नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि वो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, क्योंकि आपको डेली बेसिस में नोट्स को जो है वो देना पड़ेगा और मुझे भी डेली आपके लिए जो है वो ये ऐसे इस तरह से शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस हो जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम जो है वो डेली बेसिस पे करंट अफेयर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। हम जैसे कि देखते हैं कि एक महीने में 30 डेज अगर मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो 30 डेज जो है, 30 या 31 डेज हम लेकर चलें, तो हम ये बोलेंगे कि उसमें हम 4 वीकेंड में उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला वीकेंड होगा, सेकंड वीकेंड होगा, थर्ड वीकेंड होगा और फोर्थ वीकेंड होगा। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, जैसे दिसंबर देख लो। दिसंबर का हमारा आएगा पहले, दिसंबर का करंट अफेयर आएगा फर्स्ट वीकेंड का, ठीक है। तो उसमें मेरे 1 to 7 डेज मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी जो सेकंड वीकेंड मेरा जो अपलोड होगा नेक्स्ट वीडियो दिसंबर की, उसमें मेरी 8 से लेकर 14 दिसंबर तक, मतलब कि ऐसे करके मतलब 7 दिन जो होंगे उसके आगे के मेरे आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे ही मेरे आगे के 7 दिन आ जाएंगे, यही 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। फिर उसके बाद 22 से लेकर हम 28 या फिर 30 तक, हम 30 दिसंबर तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे करके मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक मंथ की जो एक मंथ का जो आपको करंट अफेयर होगा, वो बेसिकली आपको जो है वो 4 वीडियोस में ही आपको कंपाइलेशन जो है उसकी मिलेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा उसको मैनेज करना, और मेरे लिए भी इजी हो जाएगा पढ़ाना। और उसको मेन चीज सबसे बड़ी बात क्या है, उसको रिवाइज करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एक महीने का करंट अफेयर है, उसकी उसकी मतलब कि 4 वीडियोस होगी, तो आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम कितना करंट अफेयर लेकर चलेंगे, हम कोई भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम यूपीएससी आईएएस के एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है। आई थिंक उसकी डेट जो है वो 28 मई, आई थिंक 28 मई 2023, तब आपका प्रीलिम है उसका, ठीक है ना। तो हमें यूपीएससी के लिए नियर अबाउट कम से कम भी अगर अप्रोक्सीमेट हम लगाकर चले, 1 साल का हमें करंट अफेयर जो है वो चाहिए होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे तो वो 1 साल से पीछे भी पूछ लेते हैं, कभी 1.5 साल का भी आ जाता है करंट अफेयर, ठीक है। बट हम 1 साल का वो लेकर चलेंगे जहां तक जो है ये है कि मतलब कि एफर्ट्स हमारे जो है वो कम लगे और हमें कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो ज्यादा हो, हमें ज्यादा बेनिफिट मिले उससे, ठीक है। तो हम 1 साल का ही करंट अफेयर जो है वो लेकर चलेंगे। कोई भी एग्जाम आप ले लो, चाहे वो यूपीएससी का आप आईएएस ले लो, चाहे वो आप कोई भी अपनी स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपकी, जैसे कि मैं जैसे हमारे यहाँ पे जो है वो जेकेपीएससी है, ठीक है। जेकेपीएससी जो है यहाँ पे अभी जो नियर अबाउट 8 मंथ या फिर 1 साल का करंट अफेयर जो हमें लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। ऐसे तो 1.5 साल का भी करंट अफेयर है, 2 साल का भी कई लोग पढ़ते हैं, बट वही है ना कि फिर वो पढ़ने पे आ जाओ तो फिर आप तो 2 3 3 साल पुराना भी आप करंट अफेयर पढ़ते रहो, ठीक है ना। बट हमें ऐसा लेकर चलना है कि कम से कम जो है मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो है वो जो है हमारा जो है एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी चलो, ये हम 1 साल का करंट अफेयर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब ये मानकर चलो, अगर आपका आईएएस का 28 मई को है, ठीक है। तो हम जून से करेंगे, ठीक है। जून जून से लेकर, या फिर मैं आपका जुलाई से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जून भी रहने दो, ठीक है। जुलाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जुलाई से लेकर हम अप्रैल तक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद भी मैं कंटिन्यू रखूंगा अप्रैल के बाद भी, बट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तब जाके, ठीक है। बाकी आप अगर कोई अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम के लिए अगर तैयार करते हो, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट निकलती है या पुलिस पोस्ट निकलती है गेजेटेड, तो उनकी अगर आप तैयारी करते हो तो उसके लिए भी कम से कम 1 साल का करंट अफेयर चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम चलो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं जर्नी कहाँ तक, ये कि कब तक हम करंट अफेयर को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। बट मेरी प्रोबेबिलिटी तो यही मैं रखूंगा कि करंट अफेयर जो है जितनी जल्दी निपेट जाए हो जाए, क्योंकि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट भी जो है वो भी थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर स्टैटिक का थोड़ा बहुत आइडिया हो ना, तभी करंट अफेयर पढ़ने का मजा आता है। क्योंकि आपको पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी आपको पता होनी चाहिए, पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक्स है। प्रेसिडेंट टॉपिक जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट वगैरह आती है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आए दिन गवर्नर की भी कई सारे हमें जो है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, सेंटर के साथ। तो वो भी बड़ा एक एलटी गवर्नर जो है हमारे, उनका बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है सेंटर के साथ, ठीक है। तो बेसिकली आप ये मानकर चलो
आपको थोड़ा स्टैटिक भी मैं करवा दूंगा, इकोनॉमी भी थोड़ी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इकोनॉमी में आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रीफ्लेशन, ठीक है ना, ये स्टैगफ्लेशन, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको रेपो रेट गिर रहा है बढ़ रहा है मार्केट में, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपको जब तक इसके कंसेप्ट, तब तक ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी पता होनी चाहिए क्या है जो आरबीआई फ्रेम करता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जैसे कि हम फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, ये सारा कुछ पता, आरबीआई की फंक्शनिंग क्या है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको जैसे कि हम बोले कि डेप्रिसिएशन रुपये का, एप्रिसिएशन रुपये का, जिसको डी वैल्यू इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रुपये का गिरना और रुपये का जो है इन कंपैरिजन टू द डॉलर जो है वो बढ़ जाना, ये सब कुछ आता है, ये इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा बहुत मुझे करवाना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स भी है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा हिस्ट्री का भी मुझे बताना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ब्रिटिशर्स की जो भी एडवेंट यहाँ पे आए थे उन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली वो सब कुछ मुझे आपको बताना, स्टैटिक भी पोर्शन तो आप ये मानकर चलो। तो इसलिए मैं जितना ही क्रिस्प हो सके मैं उतने ही बेसिस में आपको कराऊंगा, और इससे आपका जो है मैक्सिमम कंटेंट जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो बातें बड़ी होगी, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये अब दिसंबर का मेरा पहला वीकेंड जो है उसका करंट अफेयर आ गया, ठीक है। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये अब आ गया हमारा दिसंबर 2022 का करंट अफेयर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में बेसिकली क्या न्यूज़ बोली गई है तो पहले समझ लो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ बता दूंगा जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा इंडिया और चाइना जो है, बेसिकली इंडिया और चाइना गवर्नमेंट के बीच में जो है वो डिस्प्यूट अराइज हुआ है। चाइना के कुछ सोल्जर जो है वो इंडिया में आ गए होंगे, क्योंकि आपको तो ये तो पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो डिमार्केशन की गई है वो किससे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको एलएसी बोलते हैं, ठीक है। तो एलएसी से डिमार्केशन की गई है, जिसका मतलब ये है कि चाइना की जो मतलब कि जो उधर के जो मतलब कि सोल्जर्स है वो यहाँ नहीं आएंगे, हमारे वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो एलएसी जो है वो खींची गई है, ठीक है। बट ये है कि इंडिया बोलता है कि जो एलएसी की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 3488 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया इतनी मानता है, लेकिन चाइना बोलता है इतनी इसकी लेंथ नहीं है, इसकी जो लेंथ है वो बेसिकली जो है वो है इसकी लेंथ जो है वो है 2000 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो डिस्प्यूट राइज हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने हमारे इंडिया में एंटर किया, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग सेक्टर है वहां पे उनका मतलब कि इंसिडेंट देखने को मिला, वहां पे उन्होंने एंटर किया, जिसके कारण कंफ्लिक्ट अराइज हो गया हमारा यही दोनों मतलब कि कंट्रीज के बीच में। तो कई सारे आर्मीज उनकी भी जो है वो इंजरी वगैरह, उनको भी माइनर इंजरीज वगैरह दो साइड, उधर से भी इधर से भी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली वही उसी के ही बारे में न्यूज है, और आपको ये पता होना चाहिए कि एलएसी जो है हमारा ये कहाँ से जा रहा है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट से जो है वो पास होता जा रहा है, ठीक है। वो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, ठीक है, उत्तराखंड आ गया, सिक्किम आ गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये बेसिकली हमारी जो स्टेट्स है, यहाँ से पूरी एलएसी जो की लाइन है वो खींचती हुई जा रही है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे ये पूरी तरह से फुली डिमार्केटेड सही तरीके से जो है वो नहीं हुई है। उनका मानना है चाइना का कि 2000 किलोमीटर लॉन्ग है एलएसी, और हमारा मानना है कि ये 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, जिसके कारण जो है वो कन्फ्लिक्ट राइज हुआ है। तो बेसिकली अब ये देखो, अब जैसे मैं देखो डिक्टेशन देख लो, ये इंडिया एंड चाइना गवर्नमेंट जो है, ठीक है, इनके बीच में फेस ऑफ ए डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, दोनों साइड से माइनर इंजरी हुई, ठीक है। एलएसी जो लाइन थी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है वो डिस्प्यूट राइज हुआ। तो बेसिकली यही देखा, तवांग सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इंसिडेंट राइज हुआ। जो इंडिया का मानना है कि बॉर्डर जो पूरी लाइन है एलएसी वो कितनी है, 3488 किलोमीटर, और ये एलएसी कौन कौन सी स्टेट से पास होती निकल रही है, जेएंडके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये स्टेट से पास होती जा रही है, और ये पूरी तरीके से डिमार्केटेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं है। ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, इंडिया इस तरफ आ गया, चाइना इस तरफ आ गया, ठीक है। इधर दो कंट्रीज के बीच में जो है यहाँ पे हमारी एलएसी जो है वो निकल रही है, ठीक है। ये एलएसी यहाँ पे निकल रही है इंडिया चाइना के बीच में, और इंसिडेंट राइज कहाँ पे हुआ, यही तवांग सेक्टर में। एलएसी जो है बेसिकली इसको डिवाइड किया गया 3 सेक्टर में, एक हमारा वेस्टर्न सेक्टर होता है, हमारा सेंट्रल सेक्टर होता है, हमारा ईस्टर्न सेक्टर होता है। वेस्टर्न सेक्टर जो है यहाँ पे हमारी दो स्टेट्स आती है, एक हमारी लद्दाख आ गई, एक हमारी कश्मीर आ गई। वैसे ही सेंट्रल सेक्टर जो है यहाँ पे हमारी उत्तराखंड आती है और हिमाचल प्रदेश आती है, ठीक है। और ईस्टर्न सेक्टर जो है हमारा एलएसी का, ठीक है, वो ईस्टर्न साइड होगा जहाँ पे आपको सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, वो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, या ईस्टर्न साइड आ गई हमारी एलएसी की।
अच्छा, फिर वही देखा हमने कि इंडिया का मानना है कि 3488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है, चाइना का मानना है कि वो 2000 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है। ठीक है, तो ये होगी जी हमारी पहली न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखो क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जेमिनिड मेटेओर शॉर। ठीक है, तो जेमिनिड मेटेओर शॉर के बारे में बेसिकली जो है नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारी। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, इसमें यही बोला गया है कि जेमिनेट मेटेओर शॉर की अगर हम बात करें तो बेसिकली यही देखा कि एनुअल एक सेलेस्टियल शो होता है। ठीक है, इस बार जो है ये 13 to 14 दिसंबर को जो ये कंडक्ट करवाया जाएगा जेमिनेट मेटेओर शॉर, जो कि एक साल का एक पूरा एक शो होता है, जिसमें ये जेमिनेट बेसिकली क्या होता है, मिथुन जो है, मिथुन राशि उसको बोला जाता है जेमिनेट। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि एक शो होगा। अगर मैं बात करूं, देखो आपको ये पता होगा ना कि कई सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स जब मिल जाते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर वो क्या बनाते हैं, कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। और वो जो कॉन्स्टलेशन बनाते हैं उसकी एक पर्टिकुलर एक ऐसी लोकेशन होती है आसमान में, और वो जो ऐसी लोकेशन आसमान में वो कॉन्स्टलेशन की होगी, उस लोकेशन का जो नाम है वो बेसिकली जेमिनिड है। और वही लोकेशन पे ही हमें ये मेटेओर शॉर जो है है देखने को मिला है। ठीक है, तभी इस मेटेओर शॉर का नाम पड़ गया जेमिनिड मेटेओर शॉर। ठीक है, तो ये वैसे 13 to 14 दिसंबर को जो है वो मतलब कि देखा गया। तो उसमें यही चीज बोली गई कि बेसिकली अगर ये शावर को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा, अगर आप इस शावर को अच्छे से देखना चाहते हो मतलब कि उसके लिए हमें न्यू मून चाहिए। न्यू मून बोले तो क्लियर स्काई चाहिए, अमावस्या की जो है रात है वो हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर स्काई होना चाहिए, तब जाके हमें ये शो अच्छे से देखने को मिलेगा। 100 to 150 मेटेओर्स 1 घंटे में पूरे देखने को मिलेंगे। अगर पूरी तरह से अमावस्या नहीं है, क्लियर स्काई नहीं है, मून अगर ब्राइट नहीं है, तो फिर वही है चीज की हमें 30 to 40 मेटेओर्स ही 1 घंटे में देखने को मिलेंगे। सही तरह व्यू नहीं होगा, वो भी नदर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि ये जो है बेसिकली हमारा मेटेओर, ये जो मतलब कि हम बोलते हैं कि जो मेटेओर बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से करता है, एस्टेरॉयड से करता है हमारा। ठीक है, तो एस्टेरॉयड, वो भी उसका नाम कौन सा, वो एस्टेरॉयड का नाम दिया हुआ 3200 फैथॉन। तो ये नाम का जो एस्टेरॉयड है जिससे ओरिजिनेट करता है हमारा मेटेओर। तो फिर उसके बाद करते हैं मेटेओर। आपको पता होना चाहिए बेसिकली मेटेओर होता क्या है। तो मेटेओर आपको पता होना चाहिए, मेटेओर बेसिकली क्या है। देखो आपको पता है 3 टर्म्स होती है, एक होती है मेटेओरॉइड, एक होता है मेटेओर, एक होता है हमारा मेटेओराइट। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारा एक हम देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, आपने पढ़ा होगा नेबुला एक्सप्लोजन जब बेसिकली हुई थी, तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है यूनिवर्स एंटायर बना था। तो उसमें यही है कि कुछ हमारे रॉक जो प्लैनेट्स थे, कुछ में से प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, सन बन गया, तो ऐसे करके मतलब कि सारा एक हमारा पूरा एक सिस्टम बन गया आसमान में। लेकिन हमने ये देखा कि बेसिकली कुछ ऐसे रॉक्स थे, ठीक है, जो आसमान में ही जो है फ्लोट करते रहे। ठीक है, वो जो फ्लोट करते रहे ना उनको बोला गया है मेटेओरॉइड। ठीक है, उनके आगे IDE लग गया, वो मेटेओरॉइड। ठीक है, जो यूनिवर्स में है वो मेटेओरॉइड हो गया। जब वही यूनिवर्स से एंटर करते हैं, हमारे स्काई में एंटर करते हैं। ठीक है, स्काई में एंटर करेंगे और वो जब सन के पास आते हैं, जब सन के पास आएंगे तो सन से उनमें क्या एक पूंछ सी बन जाती, टेल सी बन जाती है। ठीक है, वो वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और उन्हें आग से ऐसे एक पूंछ सी बन जाती है, टेल्स जो आप आसमान में देखते हो टूटता तारा। ठीक है, वही बेसिकली मेटेओर है। तो वो बेसिकली एक टेल बन जाती है, ठीक है, लंबी सी। तो वो जब आसमान में होगा तो उसको मेटेओर बोलेंगे। फिर वही जब एंटर करता हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसमें कई सारी फ्रिक्शन जनरेट होती है। फ्रिक्शन जनरेट से आपको पता है, जब भी आप फ्रिक्शन आप अपने हाथों को ही रब करो, रब करने से क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है। वो बेसिकली फ्रिक्शन के कारण ही हीट जनरेट होती है। तो वही फ्रिक्शन जनरेट होती है उस रॉक पे, और वो जब अर्थ एटमॉस्फेयर में हमारे आता है उससे वो बर्न करता है, उसमें आग लग जाती है और फिर वो हिट करता है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली आप बोलोगे कि ये होता है मेटेओर शो, जो आपको पूरा देखने को मिलता है, मेटेओर शावर। ठीक है, जब आप देखते हो आसमान में, आसमान में आपको ऐसे एक टेल सी देखने को मिलती है। ठीक है, वो जो टेल है बेसिकली कुछ नहीं है, वही सन जो है, सन के पास से गुजरता हुआ गया और वो हीट ऑफ गैसेस जो थी सन की, उसने उसको हीट अप कर दिया और वो एक फ्लेम ऑफ, ऐसे एक बोलोगे टेल टाइप की, पूंछ टाइप की जो है वो निकल जाती है उसकी, जो हमें एक टूटता हुआ तारा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, अब फिर बात आती है जी, नेक्स्ट देख लो, अटल वायु अभ्युदय योजना। ठीक है, अटल वायु अभ्युदय योजना, ये बेसिकली एक योजना लाई गई है, किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। बेसिकली ये मतलब कि बोला गया है यहाँ पे कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज जो है वो उनको प्रोवाइड होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉपर केयर जो है वो उनके बच्चे जो है वो नहीं करते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी इंप्रूवमेंट हमें करनी है, उनको बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक
बेसिक एमिनिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी है, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी है, उनको एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली सेंटर सेक्टर स्कीम है, और हम बोलते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया, इस योजना को लाया गया, और इस योजना के अंदर कई सारी हमारी सब स्कीम्स है, आई थिंक 9 है, 9 सब स्कीम्स आती है इसके अंडर जो चलाई जाएंगी, और उसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम जो है उसका यही होगा कि हमें जो सीनियर सिटीजन है उनकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है जी हमारा, नेक्स्ट है जी हमारा फोरा बॉट के बारे में, ठीक है। तो फोरा बॉट बेसिकली क्या है, एक रिसर्च की गई है। बेसिकली अभी तक क्या होता था कि हम जब भी मेराइन समुद्र के नीचे हम क्या करते थे, कई सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते थे, उनको डिस्कवर करते थे, और उनको डिस्कवर करके उनको स्टडी करते थे, एग्जामिन करते थे, और एग्जामिन के बेसिस में हम देखते थे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कितना पुराना है। जितना पुराना ये ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर को इतने टाइम से जो है वो टॉलरेट करता आया है, ठीक है। तो उस समय समुद्र ओशन में जो है वो कितना टेम्परेचर हुआ करता होगा, ठीक है। तो वो ग्लोबल वार्मिंग का भी पता चल सकता है, ठीक है, ओशन के टेम्परेचर का भी पता चल सकता है कि ये तब से सर्वाइव कर रहा है, उस समय इतना टेम्परेचर हुआ करता होगा तभी सर्वाइव, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होता तो सर्वाइव नहीं करता था उस पुराने टाइम पे। तो इसलिए बेसिकली इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको नाम क्या दिया गया, फोरम दिया गया है, ठीक है, उनको बेसिकली स्टडी किया जाएगा। फोरम बेसिकली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े ही छोटे होते हैं, टीनी। अगर आप देखो ये जब मरते हैं तो मरने के बाद जो है इनकी शेल रह जाती है, जो इनकी आउटर बॉडी होती है, वो जो शेल होती है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और ये जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे हम ये बोलेंगे कि बड़े ही छोटे होते थे, बड़े नहीं होते। इनकी अगर लेंथ देखी जाए तो 1 मिलीमीटर से भी कम कम की इनकी लेंथ होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, माइक्रोस्कोप से आपको इनको देखना पड़ता है। तो बेसिकली इन्हीं की ही जो है हमारे मेराइन फॉसिल जो है इनकी जो है स्टडी की जाएगी, या फिर आप बोलो फोरम्स की स्टडी की जाएगी। और पहले मैनुअल की जाती था, मैनुअल नहीं की जाएगी, एक रॉबोट जो है वो डिजाइन किया गया है, या फिर रिसर्च की ही मतलब कि रिसर्च के ही उस पे है, ठीक है। तो फोरा बॉट जिसका नाम है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेवलप किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो फिर बेसिकली हम यूनाइटेड स्टेट्स की रिसर्च लैब के द्वारा फिर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है ये कब से एग्जिस्ट कर रहा है, 100 मिलियन ईयर्स अगो से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा समुद्र जो है 100 साल पुराना जो है वो समुद्र में किस टाइप का टेम्परेचर था, ताकि ये अब तक जो है वो सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एग्जामिन किया जाएगा इसकी शेल की, सिर्फ ओशन की कैरेक्टरिस्टिक की पता चलेगी फ्रॉम ए टाइम व्हेन द फोरम वाज अलाइव, जब से ये जिंदा है तब से कब तक, ठीक है। ओशन के बारे में आपको पता चलेगा। वो ये देखा हमने कि ओशन की केमिस्ट्री पता चलती है कि उसका टेम्परेचर कितना था जब ये शेल जो है फॉर्म हुआ था। फिर हम बात करते हैं कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपकी फोराबार्ट के बारे में। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हमारी क्या, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, वो बेसिकली क्रिटिसाइज कर रही है हमारी यूनियन गवर्नमेंट को। वो बोल रही है कि यूनियन गवर्नमेंट जो हमारा मतलब कि हमारा जो मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उसकी एक बड़ी एक कैजुअल अप्रोच है टूवर्ड्स यही डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के प्रति है, डीडीआरसी के प्रति, ठीक है। तो बेसिकली उनको उसके लिए ये बोला गया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी डिसेबल लोग हैं, डिसेबिलिटी जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको अवेयरनेस कैंपेन देनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए उनकी, ठीक है। उनको ऐसे मतलब कि उनको मतलब कि डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाएं, जिस टाइप की डिवाइस इनको रिक्वायरमेंट है, और जो डिवाइसेस उनके ऑलरेडी हैं उनकी रिपेयरमेंट अगर चाहिए तो रिपेयर वगैरह उनको जो है वो किया जाए। तो इस टाइप की जो सर्विसेज जो है वो देने की बात की गई थी इस डीडीआरसी के द्वारा। बट इस सेंटर जो है इसको सही तरीके से सीरियस नहीं ले रही सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको बस बेसिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। और ये याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट यही डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये याद रखना, जो मिनिस्ट्री जो है यूपीएससी अक्सर पूछ लेती है ये, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि ये इसको सेटअप किसने किया था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बिल्डिंग वगैरह जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह जो है उसका रेंट वगैरह स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड देती है, और बिल्डिंग की मेंटेनेंस आ गई, ठीक है, और मॉनिटरिंग करनी ये पूरे सेंटर को, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे इन शॉर्ट दोनों मिलकर ये काम कर रही है। और इसको मैनेज कौन करेगा, और वो मैनेज करेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर आप बोलो कलेक्टर करेगा, ठीक है, क्योंकि मैनेज करेगा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टीम होगी, और उस टीम को हेड कौन करेगा, डीएम करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट न्यूज है हमारी
लिकानिमाब। तो लिकानिमाब बेसिकली इस न्यूज़ में ये बोला गया है कि एक ड्रग या मेडिसिन जो है वो क्लिनिकल ट्रायल में है यूनाइटेड स्टेट्स की लैब में। तो बेसिकली अल्जाइमर डिजीज जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, ये जनरली देखने को मिलता है जो ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली ये डिजीज देखने को मिलती है जिसमें उनकी मेमोरी लॉस होती है और भी कई सारी इनको दिक्कत होती है, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों को भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते। तो इसलिए बेसिकली उसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन वगैरह नहीं बनाई गई थी। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स की जो मतलब की लैब है, रिसर्च लैब, वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल किया गया है इस ड्रग का, ताकि इस मतलब कि बीमारी को जो है वो ठीक किया जाए। इस मेडिसिन या ड्रग्स, इसका नाम क्या है, ड्रग का नाम लिसानिबाब, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यही देखा, ये लिसानिबाब जो है बेसिकली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये बेसिकली किसको टारगेट करती है, जो हमारे ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर एक प्रोटीन जो है वो बिल्टअप हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसका नाम है बीटा अमाइलोइड। तो इस प्रोटीन को जो है वो टारगेट किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण, प्रोटीन के कारण क्या है कि सेल जो सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, मिस फंक्शनिंग करता है, ठीक है। तो वही देखा हमने, उसका सेल का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, मेमोरी लॉस हो जाती है विद द एजिंग के साथ, और भी कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो बेसिकली इसलिए इस प्रोटीन को जो है वो टारगेट किया जाएगा इस एंटीबॉडी के द्वारा, ठीक है, तो जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। तो फिर हम बात करते हैं, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी बड़े हैं, बट फिर भी इसका यूज जो है वो किया जाएगा, ठीक है। वो देखते हैं अब रिसर्च जब आती है उसका तब क्या निकलता है, ठीक है। अच्छा चलो जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम के बारे में। तो स्टिफ पर्सन सिंड्रोम जो है बेसिकली हमारे फ्रेंच सिंगर जो है जिनका नाम है सेलीन डियोन, बेसिकली ये हमारे फ्रेंच कैनेडियन सिंगर हैं। तो ये बेसिकली इनको पाया गया है कि ये एक मतलब कि ये एक हम बोलेंगे कि एक बीमारी टाइप की, कोई डिसऑर्डर बोल सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो हुआ है, बड़ा ही रेयर होता है लोगों को, ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे कि अफेक्ट पड़ता है नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसमें क्या होता है कि जनरली ये मैन को ही होता है, वुमेन को नहीं होता, लेकिन अब ये वुमेन के केसेस में भी देखने को मिल रहा है। 35 to 40 आई थिंक एज होती है जिसमें वुमेन को ही देखने को मिलता है। तो अब ये जनरली मैन को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो बैकबोन होती है ना पीछे, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहती है, लकड़ी की तरह हो जाती है बिल्कुल, ठीक है, बंदा जो है मूव नहीं कर पाता, ठीक है, उसमें मोशन नहीं हो पाता, ठीक है, लकड़ी की तरह जो है ऐसे बिल्कुल सीधी रहेगी उसकी बैकबोन, ठीक है। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको। तो ये बेसिकली इसलिए इसको बोलता है वुडन मैन बोला जाता है, जिस बंदे को ये वाली सिंड्रोम होगा उस बंदे को वुडन मैन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लकड़ी की तरह बन गया हुआ है, वो मूव नहीं सही तरह प्रॉपर कर पा रहा उसकी बैकबोन, ठीक है, वो अकड़ गई है। तो ये था बेसिकली आज हमारा करंट अफेयर, ठीक है। आज तो मैंने आपको छोटी वीडियो दी, लेकिन अब नेक्स्ट जो वीडियोस मेरी आपके पास आएंगी वो मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मंथ में जो मेरी 4 वीडियोस हुआ करेंगी, ठीक है, 4 वीकेंड की, ठीक है। चलो अभी आप ये वीडियो ले लो, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कैसा लगा आपको, ठीक है। ये मेरा पहला इनिशिएटिव था, अगर आपको अच्छा लगा तो तब भी बताना, अगर बुरा लगा तो तब भी बताना, ताकि इम्प्रूवमेंट होगी तो मैं अपनी तरफ से वो कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना फॉर द मोर, नोटिफिकेशन जो भी होगी वो आपको पता चल जाएगी, और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो बेसिकली हमारे जो प्रेसिडेंट है हमारे, यही द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बेसिकली फ्लावर ट्रिब्यूट वगैरह जो है वो दिया है हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको। बेसिकली अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो हम थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर जाने तो हम ये बोलेंगे कि इन्होंने पटना हाई कोर्ट जो है वो ज्वाइन किया था 1916 में, और ये जानी मानी पॉपुलर फिगर है। और इनको जाना जाता है 1906 का जो हमारा कलकत्ता सेशन था उसके लिए इनको जाना जाता है, इन्होंने एज ए वॉलंटियर जो है वो ज्वाइन किया था, ठीक है। तो बेसिकली वही देखा कि इनको चंपारण सत्याग्रह जो था उनमें भी इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये था, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैंने एक्स्ट्रा दे दी, ठीक है। तो बस अगली न्यूज़ देखते हैं हम क्या हमारी इलालाइट और यही इल्किंस्टन टोनाइट, बेसिकली ये किस्म के मिनरल है जो कि हमें देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो बेसिकली जो हमारे मिनरल हैं, ये 2 मिनरल्स हमें फाउंड हुए हैं। कहाँ से? ये मिनरल्स तो हमें अर्थ पे कभी देखने को नहीं मिलते। ये बेसिकली मिनरल कहाँ से मिले? ये हमारा यहाँ पे एस्टेरॉयड जो है वो गिरा था 2020 में। कहाँ पे गिरा था? वो गिरा था सोमालिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है सोमालिया, वहां पे बेसिकली हमारा एक एस्टेरॉयड गिरा था, ठीक है। तो वहां पे जो एस्टेरॉयड गिरा था उस एस्टेरॉयड से हमें ये 2 टाइप के मिनरल जो है फाउंड हुए हैं। वो जो एस्टेरॉयड था उसका नाम क्या था? एली मेटेओराइट, ठीक है ना।
तो एल एली मेटेओराइड जो है बेसिकली वो गिरा था हमारा सोमालिया में 2020 में। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं, जो एस्टेरॉयड होता है, एस्टेरॉयड हमें देखने को मिलता है जनरली, यही जो हमारी जुपिटर और मार्स जो है इसके बीच में एक बेल्ट होती है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, उधर ही एस्टेरॉयड होता है, उसी एस्टेरॉयड से ही हमें मिटियोराइट वगैरह जो है वो मिलता है, जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर गिरता है। ठीक है, तो इतना टेक्निकल वर्ड में नहीं, जो बस अब यही याद रखो कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो होती है हमारी जुपिटर और मार्स के बीच में होती है। ठीक है, तो वहीं पे ही हमारे एस्टेरॉयड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, एक सेकेंड। अच्छा, तो बेसिकली यही बोला गया कि ये जो दो मिनरल्स हमें जो है हमें मिले हैं, ये जो एस्टेरॉयड हमारा ये जो मेटेओराइट हमारा जो है वो गिरा था हमारा। ठीक है, ये 2020 में सोमालिया नाम की कंट्री में। ठीक है, तो वो बेसिकली ये जो हम इनके नाम जो मिनरल्स के रखे गए हैं वो बेसिकली ये एक मिनरल का नाम रखा हुआ है इला लाइट। ये बेसिकली इला लाइट नाम की ही जगह पे उधर सोमालिया में वहां पे गिरा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया है। और दूसरा जो है हमारे, यही हमने देखा कि हमारे प्लानिटरी साइंटिस्ट हैं। ठीक है, वो जो प्लानिटरी साइंटिस्ट है, ठीक है, तो वो जो प्लानिटरी साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे सेकंड मिनरल का नाम रखा है एल्किन स्टेंटोनाइट। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल नाम है, थोड़ा याद रख लो। अच्छा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स के बारे में। तो बेसिकली ये इस न्यूज़ में ये बोला गया है कि हमारे जियोलॉजिस्ट जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि बेसिकली हमारा जो यही कोस्टल रेड सैंड ड्यून साइट जो है हमारी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम चले जाओ, वहां पे आपको देखने को मिलती है कोस्टल रेड सैंड ड्यून। ये कोस्ट जो है हमारा समुद्र का तट, उसके पास ही ये रेड सैंड वगैरह जो है बिछी हुई आपको पूरी देखने को मिलती है। इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2014 में इसको जियोलॉजिकल साइट भी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने इसको एज ए प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर किया था, लिस्ट किया था 2016 में। तो हम ये बोलेंगे ये साइट बहुत ही पुरानी है, लगभग ये मान कर चलो 18,500 साल या फिर 20,000 साल पुरानी ये साइट है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, कांगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क ये याद रखना, ये कहाँ पे, ये बेसिकली हमारा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बस्तर नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेट करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली बार जो है बर्ड सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया गया है इस नेशनल पार्क में। ठीक है, और इसका नाम कांगेर वैली नेशनल पार्क क्यों पड़ा, बेसिकली ये जो नेशनल पार्क है इसके यहाँ से बिल्कुल एक रिवर निकल रही है और इस रिवर का नाम क्या है, कांगेर, इसलिए उस रिवर के ही नाम पे इस नेशनल पार्क का जो है वो नाम पड़ा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, नेक्स्ट हमारी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन बोले तो APBU। ठीक है, तो इनकी एक जनरल असेंबली हुई हमारी 2022 की 59th जनरल असेंबली थी, जो कि कौन कंडक्ट करवाता है, वो करवाते हैं प्रसार भारती जो है उसके द्वारा जो है होस्ट या कंडक्ट करवाई गई है। ठीक है, और ये बेसिकली जो हमारी APBU जो है इसकी हमारी 70 कंट्रीज जो है वो मेंबर है इस बॉडी की। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा APBU का, यही कि कलेक्टिव प्रमोट करना है कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टर का। ठीक है, और हाई क्वालिटी को प्रोडक्शन, मतलब कि जो हमारे एशिया से पैसिफिक से टैलेंट जो भी है उसको निखारा जाए, उनको आगे लाया जाए इन द फील्ड ऑफ द यही टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर द नेचर रिपोर्ट। तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं, इसमें ये बोला यूनाइटेड नेशन जो है उसने एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें ये बोला गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण जो है कई सारी ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन हो रही है, जिसको हमें रोकथाम लगाना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए हमें जो अपना फाइनेंस जो खर्चा वगैरह होगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसको हमें डबल करने की जरूरत है। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हमें गवर्नमेंट को अपना डबल करने की जरूरत है एक्सपेंडिचर को। ठीक है, ताकि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन से जो है टैकल किया जाए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है और डिग्रेडेशन लैंड का भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे देखने को मिलता है, ये हम अच्छे से जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी करेंगे ना, ये जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा जब हम शंकर IAS बुक पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, जॉइंटली ये रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNEP के द्वारा, अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन यही
कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूएनसीसीडी। तो इसके द्वारा और यूरोपियन कमीशन जो है ये मिलकर बेसिकली इस रिपोर्ट को जो है जॉइंटली रिलीज करती है। और इसमें रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जो बढ़ रही है उसको कम करने के लिए हमें एक एफर्ट लेना पड़ेगा। वो क्या, अभी हम देख रहे हैं कि 154 बिलियन डॉलर जो है साल का जो है अभी जो है वो खर्च किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारी जो मतलब इतना पैसा जो है अभी खर्च किया जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज या ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस को जो है टैकल करने के लिए। और आने वाले टाइम पे बोला गया इसको डबल किया जाएगा। डबल बोले तो 154 का डबल कर दो 384 लगभग आया था अप्रोक्सीमेट। तो 384 बिलियन डॉलर जो है साल का खर्च किया जाएगा 2025 तक, ताकि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन से टैकल डाउन किया जा सके, ठीक है, उसको टैकल किया जा सके। फिर हम बात करते हैं कि हमें हार्मफुल सब्सिडीज जो दी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि सब्सिडीज दी जाती है वो फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह खरीदते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स, और उससे वही देखा मीथेन वगैरह रिलीज होगी और भी कई सारी गैसेज जो है वो रिलीज होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उसको भी बेसिकली सब्सिडीज को भी कट डाउन करने की बात की गई है, ठीक है। हमें मतलब कि हमें ये ग्रीन फार्मिंग करने की जरूरत है, ठीक है, तो जो कि इन्वायरमेंट या इकोलॉजी के लिए फ्रेंडली हो। तो बेसिकली ये भी बोला गया कट डाउन करने की, लेकिन इसमें बोला गया कि अभी सब्सिडी दी जाती 340 बिलियन डॉलर जो दी जाती साल की, और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पे मतलब मतलब कि इतनी दी जाती है और आने वाले टाइम पे सब्सिडीज इतनी दी जाएगी 530 बिलियन पर ईयर डॉलर, ठीक है। ये टर्म ये याद मत करो फिगर, ये ऐसी मैंने आपको समझाने के लिए रखी हुई है, ठीक है। तो मतलब कि हमें ये जो मतलब कि इसको कट डाउन करने की फेज मैनर में ग्रेजुअल वे में हमें इसको फर्स्ट सब्सिडीज को कम करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्रिटिसाइज करते हैं, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि अगर आप फार्मर्स की इस चीज़ के ऊपर आप करते हो इससे हमारी फूड सिक्योरिटी तो नुकसान जाएगी, उसको थ्रेट तो होगा ही होगा, साथ हमारे जो फार्मर का जो एक लाइवलीहुड है वो भी एक थ्रेट एक डेंजर में जा सकता है। तो बेसिकली ये बोला गया। नेक्स्ट न्यूज़ देख लो आपकी क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये नागालैंड में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। 10 दिन पूरा लंबा ये फेस्टिवल चलता है। ये बेसिकली नागालैंड की एक हेरिटेज विलेज है जिसका नाम है किसामा। तो किसामा नाम के विलेज में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसको मनाया गया था 2000 में, और इसको ऑर्गेनाइज नागालैंड की ही हमारी टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और ये फेस्टिवल में क्या होता है, यही आर्ट एंड क्राफ्ट उधर की जो ट्रेडिशनल है उधर को उसको बेचे जाते हैं, ठीक है। फूड स्टॉल्स लगाए जाते हैं, सॉन्ग्स डांस शो वगैरह चलाया जाता है, इंडिजीनियस जो वहाँ के मतलब कि गेम्स होती हैं वो बेसिकली खिलवाई जाती हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि वहाँ पे एक हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल भी होता है। ये इस टाइप का फेस्टिवल है जहाँ पे हमारे यहाँ के मतलब कि लोकल और इंटरनेशनल जो रॉक बैंड्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। एक बड़ा ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है। तो फिर हम बात करते हैं कि इस मतलब कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम पड़ा कैसे। एक हमारा इंडियन हॉर्नबिल है उसके नाम से ही इसका हॉर्नबिल फेस्टिवल नाम पड़ा था। लेकिन एक चीज आपके लिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि स्टेट बर्ड जो है नागालैंड का क्या है, तो ये मत समझना कि स्टेट बर्ड जो है वो हॉर्नबिल है, क्योंकि ग्रेट हॉर्नबिल जो स्टेट बर्ड है वो हमारा केरला का है और आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये जो नागालैंड है, नागालैंड का स्टेट बर्ड जो है वो ये नहीं है, उसका स्टेट बर्ड है ब्लाइथ ट्रैगोपॉन। तो ब्लाइथ ट्रैगोपॉन जो है वो बेसिकली हमारा स्टेट बर्ड है नागालैंड का, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि ये जो हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल इसको हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आप इसकी थोड़ी पिक्चर एक गूगल में सर्च मार के देख लो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया इसके बारे में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी गाइडलाइन आई है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। तो बेसिकली जो जैसे हमने प्रोजेक्ट लाइन को लॉन्च किया था ना, जिसमें हमें ये था कि लाइन की जो संख्या थी, जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन की स्टेज में आ गई थी। तो हमने इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने प्रोजेक्ट लाइन को चलाया था। वैसे ही बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को कि आपको जो है प्रोजेक्ट यही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसको भी लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी तादाद जो है पॉपुलेशन जो है वो भी डिक्लाइन की स्टेज में आ चुकी हुई है। तो आपको उसको बिल्कुल वैसे ही लाना चाहिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जैसे आपने प्रोजेक्ट लाइन को लाया था, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो देखने को मिलता है। तो हम बोलते हैं कि लार्जेस्ट फ्लाइटेस्ट बर्ड बोला जाता है। आप इसकी पिक्चर गूगल में देख लो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा इसके बारे में, इस बर्ड के बारे में। तो ये लार्जेस्ट
फ्लाइटेस्ट बर्ड है बेसिकली, और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप देखो इसका 12 to 15 kg का इसका जो है वो वेट होता है। ठीक है, जो कि मैन जो एक प्रजाति है इसकी उसका वेट बताया जाए। तो अगर फीमेल की बात करें, फीमेल का भी नियर अबाउट आई थिंक यही 5 to 6 या 7 kg तक होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं जनरली राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिलता है, और वहाँ भी पॉपुलेशन इसकी जो डिक्लाइन की स्टेज में आई हुई है, 150 जो है वो रह चुके हैं। तो तभी ये प्रोजेक्ट हमें जो है स्टार्ट करने के लिए बोला गया, ताकि इसकी पॉपुलेशन जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। और बेसिकली हम बताएं, हमें राजस्थान का एक स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, ये राजस्थान में तो देखने को मिलता ही मिलता है, साथ हमें गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहाँ पे भी जनरली जो है हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसकी प्रजाति पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है, जो कि डिक्लाइन की स्टेज में आ चुकी हुई है इस समय। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, हमारी मदर मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। ठीक है, मैटरनल बेसिकली जो है मदर, ठीक है, मदर मोर्टेलिटी रेट। जनरली क्या होता है, इंडिया की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है एमएमआर में। तो जनरली ये बोला गया था कि 2014-16 का जो डेटा था उसमें ये बोला गया था कि जो अगर 1 लाख अगर लाइव बर्थ हो रहा है तो उसमें 130 जो मदर्स थी वो डाई हो रही थी। ठीक है, कब ये 2014-16 का डेटा बोलता है, लेकिन अब डेटा इंप्रूव हमें देखने को मिल रहा है। 2018-20 का डेटा में बताया गया 97 डेथ्स हो रही हैं अगर 1 लाख लाइव बर्थ अगर बच्चों का हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंप्रूवमेंट देखने को मिली, बड़ा अच्छी बात है ये। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इंडिया का टारगेट जो है वो था हमारा यही 100 से कम कम हमें लेकर आना था पर लाख, यही लाइव बर्थ जो है 1 लाख अगर बच्चे लाइव बर्थ है तो उसमें लेस देन 100 जो है मदर जो है डाई हो। ठीक है, तो ये टारगेट हमें अचीव को करना था, जो कि हमने कर ही दिया है। 97 तक हम आ चुके हैं 2018-20 के डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके टारगेट को देखा जाए तो 2030 में हमें अचीव करना है, वो ये है कि हमें 70 से कम कम एमएमआर को जो है लेकर आना है, जबकि 8 स्टेट्स ने इसको जो अचीव कर दिया है। ठीक है, और गोल जो है अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने और भी कई सारे गोल्स को अचीव किया, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे अनीमिया के केसेस जो है वुमेन में बड़े ही ज़्यादा देखने को मिलते थे, जो कि हमने हद से ज़्यादा जो है वो डिक्रीज किए हैं। ठीक है, बड़े ज़्यादा कम केसेस हमें वुमेन के जो है वो देखने की इंप्रूवमेंट हुई वुमेन की हेल्थ के केस में। फिर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन डिलीवरी जो थी, पहले इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत ही कम हुआ करती थी, मदर की जो है जान जो है वो रिस्क थी। तो इसलिए बेसिकली हम ये बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशन डिलीवरी जो है वो इंक्रीज हुई है, जिससे कि उनकी हेल्थ भी जो है सुधरती हुई नजर आई है। ठीक है, एक सेफली जो है डिलीवरी की जा रही है। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा एमएमआर के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है, यही एंड्रोमेडा गैलेक्सी और गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। तो बेसिकली आपको ये पता है कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसी के ही सराउंडिंग में हमारे कई सारे जो हैं गैलेक्सीज हैं। ठीक है, उसमें से एक है हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो बेसिकली गैलेक्टिक कैनिबलिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कैनिबलिज्म तो ये होता है कि एक इंसान जो है जब एक दूसरे इंसान जो है उसके मांस को जब खाता है, ठीक है, एक जिंदा इंसान जो है दूसरे इंसान को जो है खाता है उसके मांस को, तो उसको कैनिबलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही बेसिकली बोला गया यहाँ पे, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है बेसिकली मिल्की वे गैलेक्सी के जो पड़ोसी में कई सारे गैलेक्सीज हैं उसमें से एक है यही एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये गैलेक्टिक कैनिबलिज्म का प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये छोटे मोटे जो उसके आगे पीछे के गैलेक्सीज हैं उनको खाने का काम कर रहा है। ठीक है, उनको खाते जा रहा है खाते जा रहा है, जिससे कि इसका साइज तो अपना बड़ा होते जा रहा है, लेकिन जो है जो दूसरा गैलेक्सी है जिसको खा रहा है, छोटे गैलेक्सी को खा रहा है, उसका साइज जो है वो छोटा होते जा रहा है और सिर्फ वो स्टार्स रह रहे हैं। ठीक है, और उन स्टार्स को हम क्या बोलते हैं वो मैं आपको एक टर्म बताऊंगा आगे। उन स्टार्स को बेसिकली जो पीछे रिमेनिंग रह जाते हैं, वो छोटे गैलेक्सी को जब खाने के बाद जो रिमेनिंग लेफ्ट ओवर रह जाता है पीछे, उस बेसिकली उसको बोलते हैं ये, एक सेकेंड, ये छोटा सा स्टार क्लस्टर है बेसिकली, एक सेकेंड, ये दुलाई स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बेसिकली हम बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बेसिकली मैंने जो है वो बोली हुई है। ठीक है, तो साइंटिस्ट वही डिस्कवरी कर रहे हैं, आते हैं यहाँ पे, आप देखो साइंटिस्ट वही डिस्कवरी कर रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं बेसिकली यही जो हमारा स्टार क्लस्टर है, यानी कि दुलाई स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो क्या कर रहा है, वो आगे पीछे के छोटे छोटे गैलेक्सीज जो हैं उनको खा रहा है, उनको निगल रहा है, जिसके कारण वो जो छोटे छोटे गैलेक्सी है उनका जो स्टार जो है वही सिर्फ लेफ्ट ओवर रह रहे हैं, जिनको क्या बोला गया है, दुलाई स्ट्रक्चर है बेसिकली एक किस्म का, वो बेसिकली देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखा एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये कैनिबल एक्टिविटी इसमें देखने वही खा रहा है दूसरे गैलेक्सीज को जो भी इसके आगे पीछे है वही, है ना। तो उसके बाद इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या फीडिंग गैलेक्सी इवेंट देखने को मिल रहा है, वही एक गैलेक्सी जो है वही ये जो हमने देखा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये क्या कर रहा है, एक ये लार्ज गैलेक्सी जो कंज्यूम कर रहा है छोटे छोटे गैलेक्सीज को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है, इसका एक और नाम से जाना जाता है, यही मैसियर 31 के नाम से। ये वही देखा मेजर, हम बोलेंगे कि ये एक बहुत बड़ा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के ही बिल्कुल पड़ोस में है, पड़ोसी है उसका बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अर्थ से कितनी दूरी पे है, तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। तो हम पता है हमें ये जो हम ये जो हम जितने भी आसमान में जितने भी हमारे ये जो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, इनको जब भी मेजर किया जाता है, ठीक है, या फिर जो भी हमारे आसमान में जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। तो वो देखा 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है फ्रॉम द अर्थ से। ठीक है, ये गैलेक्सी। फिर हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट गैलेक्सी है हमारा, एक ग्रुप है बेसिकली, उस ग्रुप में हमारे कई सारे गैलेक्सी, और उन ग्रुप में से एक ये वाला गैलेक्सी भी है हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, उसमें ग्रुप में हमारा एक मिल्की वे गैलेक्सी है, ट्रायंगुलर गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और भी कई सारे छोटे छोटे गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज नोट की होगी, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ना, पहले ये गोल आकार में हुआ करता, ऐसे हुआ करता था, देखो ये ऐसे, ये ऐसे गोल हुआ करता था। लेकिन क्या हो रहा है, जब ये खा रहा है ना अपने आगे पीछे के छोटे छोटे गैलेक्सीज को, इसकी शेप जो है एलिप्टिकल हो रही है, क्योंकि निगल रहा है, निगलने से इसकी शेप जो है एलिप्टिकल हो रही है। तभी हमें ये गैलेक्सी आज के टाइम पे जो है ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये एलिप्टिकल देखने को मिलता है, क्योंकि पहले ये पास्ट में सर्कुलर हुआ करता था, लेकिन इसे खा खा के जो है ये अब ये एलिप्टिकल हो चुका हुआ है, और दूसरे जो है उसका सिर्फ रेमिनेंट जो है सिर्फ स्टार्स ही रह चुका है, जिसको मैंने डुलाई स्ट्रक्चर बोला। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लो क्या है, बिंटू रॉन्ग के बारे में। बेसिकली ये एक मतलब कि जानवर है जो पेड़ों में जनरली रहा करता है। तो एक बियर होता है ना, बियर की तरह ही बेसिकली ये होता है। ठीक है, इस पर पिक्चर इसकी थोड़ी देख लो, थोड़ी इमेज क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोला जा रहा है, छोटी सी न्यूज़ है, हल्की सी इंपॉर्टेंट तो नहीं, चलो सुन लो फिर भी। बेसिकली मणिपुर में एक टाउन है जिसका नाम क्या है, उखरूल टाउन। उखरूल टाउन में जनरली क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे जो है वो पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो है हमारे मणिपुर स्टेट के, वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इस टाउन में जनरली ये वाला जो बियर टाइप का जो बिंटू रोंग जो है, ये बेसिकली यहाँ पे जो है रहता है पेड़ों के ऊपर। ठीक है, इसकी ये पूंछ देखना, बिल्कुल लंबी सी पूंछ है। इसकी लंबी पूंछ का काम क्या होता है, यही कि बेसिकली पेड़ वगैरह जो है उस पर मतलब कि ये लमक जाते हैं। ठीक है, क्लाइंब कर जाते हैं, उस पर लटकते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है इनकी लंबी पूंछ का। ठीक है, तो उसकी पिक्चर देख लो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा कैसा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया, ये इस टाउन में जो है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस बियर को जो है, इस बिट्टू रोंग को जो है पकड़ना है, जो भी इसको जिंदा या मरा हुआ पकड़ेगा, ठीक है, उसको प्राइस से सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर ने जो है मणिपुर स्टेट के, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मतलब कि रोक लगाने की बात की गई है, कि इस चीज़ को जो है वो रोका जाए। ठीक है, ये हमारी इकोलॉजी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज के लिए। ठीक है, ओके।